नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बम की खबर के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो मास्को से गोवा से ये फ्लाइट आ रही थी और ATC को मेल आया, जिस पर बम की सूचना मिली। 244 यात्रियों को फ्लाइट से उतारा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बम की खबर के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मास्को से गोवा से ये फ्लाइट आ रही थी। गोवा ATC को फ्लाइट में बम का ईमेल आया और सभी 244 यात्रियों को फ्लाइट से उतारा गया। तो इस मामले की जांच में ATS जुटी है। बम की खबर के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 20,81,000 किसानों को भुगतान किया गया है। 18,266 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है और 20,21,000 किसानों को भुगतान भी कर दिया गया है। 18,266 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने किया है। बढ़ते आगे, प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। 10 करोड़ की लागत से तैयार हुई इस डिजिटल प्रदर्शनी में राष्ट्रीय जननायकों के साथ ही उन प्रवासी भारतीयों के इतिहास को डिजिटली प्रदर्शित किया गया जिन्होंने भारत की आज़ादी और उन्नति में योगदान दिया। जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में डिजिटल एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया है। ये डिजिटल एग्जीबिशन आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है इस बार का, उस दौरान पूरे कार्यकाल में जो प्रवासी भारतीय रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है आज़ादी में, भारत की उन्नति में, और बड़े ही सुंदर तरीके से इस पूरी एग्जीबिशन को मनाया गया, जो कि स्थायी रूप से इंदौर में ही मौजूद रहेगी। इसमें हर एक उस काल के बारे में जानकारी दी गई है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर वो पत्र भी मौजूद हैं जो महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए थे। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस एग्जीबिशन को बनाया गया। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत इस एग्जीबिशन में लगी है। कैसा लग रहा है आपके जो क्वेश्चंस थे, कैसे आप लोग यहाँ पे? जो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रदर्शनी है, साथ में डिजिटल है सारी। जैसे यहाँ पर स्कैनिंग करके हम गेम्स खेल सकते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे तो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट के जो लेटर्स हैं वो रखे हुए हैं। डिजिटाइजेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। स्कैनिंग करके सेल फ़ोन पे सारी जानकारियाँ हमें यहाँ पर मिल रही है। और जो पुराने जो माहौल बनाया गया है वो ऐसा लग रहा है कि वहीं पर खड़े रहकर आप पुरानी जानकारियाँ सारी लेना है। तो हर्ष, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा अशोक चक्र है। अशोक यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करने के लिए जो हमारे महापुरुष हैं उनके साथ में डिजिटली हम कैसे फ़ोटो खींच सकते हैं, वो भी यहाँ पर है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी विरासत को वापस जिंदा करके लोगों तक पहुँचाने का जो एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कारण जो काम हुआ है वो इंदौर हर बार याद रखेगा। बिल्कुल सभी चीज़ें नई हैं, नवाचार है, और जिन महापुरुषों के बारे में जानकारियाँ तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उनका क्या संघर्ष रहा है। कई ऐसे महापुरुष हैं जो कि गुमनामी में खो चुके थे, उन्हें यहाँ पर याद किया गया। और निश्चित तौर पर प्रवासी भारतीय दिवस पर इंदौर को ये एग्जीबिशन के तौर पर एक बड़ी सौगात भी मिली है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली शामिल हुए। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने देश में हिंदी लैंग्वेज,
कल्चर, आयुर्वेद पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर काम कर रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज के स्कूलों पर भी हमारा फोकस है। उन्होंने कहा कि एक जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। सूरीनाम की जनता की ओर से मैं मध्य प्रदेश और भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं, जो आदर सत्कार मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल को मिला है। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। कोरोना काल में उठाए गए कदम के लिए सराहना की। सदी का भारत मानो विश्व मानचित्र पर जगमगाता। भारत की प्रधानमंत्री, आपको हृदय से मेरा नमस्कार और प्रणाम। जननी जन्मा भूमिष्ठा स्वर्गादपि घरी यसी। एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। Mohandas Karamchand Gandhi returned home to India from South Africa. It was on this day, 107 years ago, that a once physically frail looking but morally firm and formidable man returned and intensified the struggle for India's independence. इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। पधारो मारे घर कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने अतिथियों की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया में और भी ढंग से जाना जाएगा। अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप और अनुकूल है। अगर कोई सोचेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें तो सबसे पहला नाम आएगा मध्य प्रदेश चले। उन्होंने आगे कहा कि पहले एनआरआई घर रुकने से डर रहे थे कि कहीं धोखा ना हो जाए, रात में कैसे आएंगे जैसे भाव आ रहे थे। उन्होंने कहा कि पधारो मारे घर कार्यक्रम में 2 देशों को जोड़ा। सभी को हृदय से धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में मामा कहते थे, अब विश्व में भी मामा कह रहे हैं। मध्य प्रदेश पे और खासकर इंदौर पे वो अद्भुत अनुभव है और इंदौर वासियों की जो भावनाएं थी, मध्य प्रदेश ने जिस भाव से कार्यक्रम किया था, उस भाव का सही अर्थों में प्रकटीकरण उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम के कारण मध्य प्रदेश की और इंदौर की विशेषताएं पूरे विश्व में गई है। तो इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रवासी भारतीयों के साथ सीधा संवाद किया। पधारो मारे घर कार्यक्रम के तहत आनंदा कॉलोनी में घरों में रुके हुए प्रवासी भारतीयों से उन्होंने बातचीत की। वहीं विभिन्न देशों से इंदौर आए प्रवासी भारतीयों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए। बहरीन से इंदौर आए रमेश पाटीदार ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ प्रदेश के ही नहीं प्रवासी भारतीयों के भी मामा है। वहीं लंदन के मेयर सुनील चोपड़ा ने कहा कि इंदौर की सड़कें लंदन से भी बेहतर है। उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से आए आदित्य प्रताप सिंह, साध्वी दिव्य प्रभा और कैलिफोर्निया अमेरिका से आई डॉक्टर वीणा चौहान ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रवासी भारतीयों से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता शालिनी हाडिया ने। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और उसके साथ ही लगातार एनआरआई से मीट का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी हो चुका है। यस एग्जैक्टली, इस तरह की मीट में वी गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ के जो होस्ट हैं दे वेरी वेरी काइंड। इनफैक्ट इंदौर के जितने भी लोग हैं दे हैव बीन सो कोऑपरेटिव। इवेंट में भी दे हैव बीन सो कोऑपरेटिव एंड काइंड, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा। और इवेंट काफ़ी मीनिंगफुल भी था। सीएम सर को भी देखा, पीएम सर को भी देखा, तो फैन मोमेंट था। कि तो मैं कहूँगी कि इंदौरी लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ और स्वीट लोग हैं और बहुत लुक आफ्टर करते हैं अपने, एंड दे आर एक्सेलेंट होस्ट। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना और इतने सारे देशों से लोगों को यहाँ लाना एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। हम लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ के कर्मभूमि में जाके भी यहाँ के इतने कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हम लोग के खुद के बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, लेकिन आने के बाद
एज ए गवर्नमेंट लेवल पे इतना अच्छा फील कराना इज अ बिग अचीवमेंट एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट। भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है और जब एनआरआई यहाँ पर पहुंचे हैं तो अतिथि देवो भव की तर्ज पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है और बेहद अनूठे अनुभव अपने साथ लेकर फिर विदेश लौटेंगे। कैमरे से अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, MBC 24 इंदौर। 16 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के 30 सांसद रायपुर आएंगे। सांसद रायपुर के दौरे पर रहेंगे। ये सभी सांसद अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याणकारी कमेटी के सदस्य हैं। सांसद कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में कमेटी 16 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव के साथ बैठक करेगी। इस दौरान राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के आर्थिक सामाजिक स्थितियों पर चर्चा होगी। इसी तरह रायपुर से लगे ST/SC बाहुल्य के किसी एक गांव का दौरा भी करेंगे और वहां पर इन वर्ग के लोगों से चर्चा करेंगे। बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर रिटायर्ड मैनेजर से उठाईगिरी का मामला सामने आया है। FCI के रिटायर्ड मैनेजर के साथ उठाईगिरी हुई। स्कूटी में रखे बैग से 1,70,000 रुपए पार कर दिए गए। अज्ञात युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। तखतपुर पुराना बस स्टैंड IDBI बैंक के सामने ये घटना हुई है। CCTV में ये घटना कैद हुई है। राजकिशोर नगर के रहने वाले हैं रिटायर्ड FCI के मैनेजर शत्रुघ्न सिंह राजपूत, जिनके साथ ये घटना सामने आई है। ये तस्वीर देखिए आप, CCTV फुटेज में ये युवक नजर आ रहा है जो कि उठाईगिरी कर रहा है। तो इस CCTV फुटेज के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर लेगी, क्योंकि सबूत सामने है। भोपाल के बंसल हॉस्पिटल से इंदौर के मुंबई हॉस्पिटल तक 47वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें इंदौर शहर के बॉम्बे हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लाई गई। और दरअसल भोपाल के रहने वाले 65 साल के चंद्रभूषण सिंह का ब्रेन डेड हो गया था और उनके परिवार ने अंगदान की इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद इंदौर से भोपाल के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। शाम 6:12 पर भोपाल से शुरू हुआ और महज 2.5 घंटे के भीतर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंदौर लाया गया। एम्बुलेंस चलाने वाले डॉक्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और फिर से जिंदगी बचाने का सिलसिला भोपाल से इंदौर के बीच में शुरू हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि जो भोपाल के रहने वाले चंद्रशेखर सिंह हैं, उनकी 65 वर्षीय उनकी उम्र थी और ब्रेन हो जाने के बाद में उनके परिवार वालों ने मुस्कान ग्रुप से संपर्क किया और ये अपनी इच्छा जाहिर की कि वे अपने परिवार के जो सदस्य अब जो जिन्हें बचाने का प्रयास वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब वे नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो उनका अंगदान करना चाहते हैं। उसके लिए पूरी जानकारी हम लेते हैं मुस्कान ग्रुप से। हमारे साहब संदीपन आर्य उनसे बात करेंगे किस तरीके से परिवार जन ने आपसे संपर्क किया। और आज पहले हम ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ ग्रीन कॉरिडोर बना और क्या अंग यहाँ पर दिया गया है। भाई जी, ये प्रकरण भोपाल का है। भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में उपचाररत चंद्रभूषण सिंह जी 65 वर्षीय पुरुष थे जो पेशे से LIC के एजेंट थे। उनकी संभावित ब्रेन डेथ के बाद में उनकी ही बच्ची रीतू सिंह जो डॉक्टर हैं पेशे से, उनके पड़ोस में डॉक्टर संजीव जैन जी हैं, उन लोगों के मन में अंगदान की भावना आई। उन्होंने भोपाल सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन के डॉक्टर राकेश जी भार्गव से संपर्क किया और इस तरह से एक सिलसिला प्रारंभ हुआ। उनके अंतर्मन के अंगदान के भाव और सब प्रक्रियाएं पूर्ण होकर कल रात को इस डोनेशन की जो है वो कंसेंट मिली। आज शाम को 5 बजे जो है वो ऑर्गन रिट्राइव हुए। 6:12 पर ग्रीन कॉरिडोर बंसल हॉस्पिटल भोपाल से प्रारंभ हुआ जो 8:35 पर इंदौर पहुंचा। यहाँ पर एक मानव सेवा का काम हम कहेंगे। डॉक्टर जोशी हमारे साथ में है। सर, जब भी इस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर बनता है, इसमें मुख्य किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि सर एक जगह से दूसरी जगह पर ये अंग लाना और उसके क्या पूरे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं सर? देखिए, हर अंग का एक अपना टाइम लिमिट होता है। उस अंग को उस टाइम लिमिट में प्रत्यारोपित हो जाना चाहिए। हर अंग का एक कोल्ड स्ट्रीम में टाइम होता है। जैसे अभी हम किडनी लेके आए, किडनी का कोल्ड स्ट्रीम में टाइम 8 घंटे होता है। तो चूंकि अंग को हम किसी दूसरे के व्यक्ति के अंग शरीर में प्रत्यारोपित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस अंग की वायबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है।
होता है और उसी लिए हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। ड्राइवर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमूमन इंदौर से भोपाल का समय कितना देखते हैं आप? जो अगर एक आम व्यक्ति ट्रैवल करता है तो कितना समय लगता है? 3.5 घंटे करीब लगते हैं इंदौर से भोपाल जाना और वहाँ से इंदौर तक आने में। आने जाना 3.5 सवा 3 घंटे रिपोर्ट होता है, क्योंकि आईसीयू रहता है ना। आईसीयू का काम है कि रुकना नहीं है, सीधा सलंग चलना है। यानी अगर आप बस से जाते हैं या किसी और साधन से जाते हैं तो 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर ये बनाया और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से 3 घंटे 15 मिनट में भोपाल से इंदौर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। और चंद्रभूषण सिंह 65 वर्षीय व्यक्ति के ब्रेंडेड हो जाने के बाद में एक किडनी जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए आई है। और अभी जैसा कि संदीपन आर्य जी ने बताया है कि वो ट्रांसप्लांट के लिए ट्रांसप्लांटेशन जो है वो शुरू भी हो गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, विद्युत नियामक आयोग और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कहा था कि विद्युत नियामक आयोग ने बगैर सुनवाई और दावे आपत्ति के बिजली टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर ली। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी भी की, जिसे लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विद्युत नियामक आयोग को लीगल नोटिस भी भेजा है। 23 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों के नियामक आयोग राष्ट्रीय बिजली नीति को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारण करने के लिए रेगुलेशन बनाए। लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिना मापदंड के बिजली के दाम निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। याचिकाएं दायर की गई हैं और जो सुनवाई हो रही है ओल्ड नियम के तहत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में नए नियम नहीं बनाए गए और संशोधन नहीं किया गया, इसलिए प्रक्रिया गलत है। अतः ये प्रक्रिया को विथहोल्ड किया जाए और रेगुलेटरी कमीशन को डायरेक्शन दिए जाएँ कि वो रूल्स अमेंड करें, उसके बाद ये याचिका अपीलों की सुनवाई करें, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज ग्वालियर संभाग के नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को जमकर लताड़ लगाई। तो वहीं ग्वालियर चंबल में मौजूद 35 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को इन नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के बाद अपनी स्टेटस रिपोर्ट 16 जनवरी को हाईकोर्ट की डबल बेंच में पेश करनी होगी। दरअसल भिंड के हरिओम ने 2021 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में तर्क दिया था कि अंचल में नर्सिंग कॉलेजों को नियम विरुद्ध मान्यता दी गई। उसके पास न अस्पताल है, न बेड की व्यवस्था है, कॉलेज सिर्फ कागजों में ही संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इनकी मान्यता निरस्त की जाए। इस पर नर्सिंग काउंसिल की ओर से ये तर्क दिया गया कि पिछले और वर्तमान सत्र में 271 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। मान्यता देने से पहले पूरे नियमों को परखा गया था। कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी पेंडिंग है, उसमें स्टे आदेश जो हुआ है वो पूरे आदेश पर लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें केवल 200 कॉलेज के बारे में लिखा गया, बाकी जो 35 कॉलेज है उनके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं है। मैंने भी इसमें इंटरव्यूनर एप्लीकेशन लगाई, वो हमारी अलाउ हो गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 16 तारीख सुनवाई की है। ग्वालियर शहर में खराब हो रही स्ट्रीट लाइट और अमृत योजना के तहत डाली गई सीवर और पानी की लाइनों की समस्या के चलते सभी वार्डों में पार्षद परेशान हो रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर पार्षदों ने हंगामा किया, जिसके बाद मेयर इन काउंसिल द्वारा पारित किए गए 8 बिंदुओं को परिषद की बैठक में रखा गया, जिसमें 6 मुद्दों पर सहमति बन गई। तो वहीं परिषद की बैठक अनिश्चितकालीन स्थगित कर दी गई, जिसे लेकर पार्षद नाराज हैं। तो अब परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं। आज हमारी परिषद की बैठक थी, इसमें 7 बिंदु थे, 7-8 बिंदु थे इसमें, और 8 बिंदु हमारे क्लियर हो गए हैं। तीन चीज़ें बेसिकली परिषद कटिबद्ध है अपने जो विकास के मुद्दे हैं उस पर फास्ट काम करने के लिए। उसमें जो हमारी पार्षद निधि थी, हमारी मेयर निधि थी, उसके बारे में इश्यूज थे, और जो वरिष्ठ जो हमारे पार्षद निधि है उसका भी इसमें उल्लेख था। राजधानी भोपाल के हबीबगंज नाका स्थित रेलवे विभाग के डीआरएम सेटलमेंट शाखा में सोमवार को सीबीआई ब्रांच ने छापेमार कार्रवाई की और एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने एक कर्मचारी से पेंशन सेटलमेंट के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सौदा 20,000 में तय हुआ।
तय सौदे के मुताबिक सीबीआई पहुंच गई और जैसे ही ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने 20,000 रुपए लिए, सीबीआई ने मुकेश भगत को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि डीआरएम दफ्तर की सेटलमेंट शाखा में रिटायर रेलवे कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेजुएटी समेत दूसरे भत्तों का वैल्यूएशन कर फाइनल किया जाता है। सीबीआई भोपाल की इकाई ने एक डीआरएम ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया है। इस वक्त जो हम मौजूद है, सीबीआई की टीम यहाँ पे कार्रवाई कर रही है और जो बाबू ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो नाम बताया जा रहा है मुकेश भगत है, वो डीआरएम के ऑफिस सेटलमेंट शाखा में पदस्थ है। एक पेंशन जो डीआरएम ऑफिस के कर्मचारी थे पेंशनधारी, उनसे पेंशन के सेटलमेंट के नाम पर 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जो बाद में सेटलमेंट जो 20,000 रुपये में हुआ था। हालांकि इसी बीच सीबीआई को इनपुट मिला था और सीबीआई ने उसको आगे रंगे हाथ यहाँ पर ट्रैप कर लिया। इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो कार्रवाई कर रही है और जो मुकेश भगत है उसको अरेस्टिंग कर लिया गया और उससे पूछताछ के बाद ही आगे खुलासा हो सकेगा कि उसने इस तरह से कितने और केसों में रिश्वत मांगी है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। बुरहानपुर के लोनी में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब 25 बच्चे अचानक वायरल फीवर की चपेट में आ गए, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों को भर्ती कर तुरंत उनका उपचार शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर बच्चों को जो है नवोदय से लाया है, उनका कुछ लोगों को ज़्यादातर खांसी चल रही है, खांसी है, पेट दर्द वगैरह, उल्टी वगैरह है। तो मौसमी भी एक तो है और हो सकता है खाने पीने बच्चों को कुछ आ गया हो, तो टेस्ट करेंगे, उनका तो ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे जो अपने पेडिशन है वो। हाँ, बीमार पड़े तो क्या हो सकता है? कारण हो सकता है, मौसमी भी है, खांसी भी चल रही है ज़्यादातर, है ना। उज्जैन से इस वक्त एक अहम खबर, जहां पर शिवरात्रि में दियों का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। शिवरात्रि पर्व पर 18 लाख दिए जलाए जाएंगे। बीते साल 11 लाख दीपक का रिकॉर्ड बना था। शिवरात्रि पर दीपावली जैसे नजारा देखने को मिलेगा। आयोजन को लेकर कलेक्टर ने जानकारी दी है। सामाजिक संगठनों की मदद से आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल, कलेक्टर आशीष सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। एनबीए ने नीट पीजी परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 5 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए पंजीयन शनिवार से शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के एमबीबीएस स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, जिसमें 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध भोपाल और उज्जैन के एक और इंदौर के 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल हैं। दरअसल कोरोना महामारी के कारण मध्य प्रदेश में नीट परीक्षा और रिजल्ट में देरी हुई थी। एनबीए के नियमों के मुताबिक नीट पीजी परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकते हैं जो कि एमबीबीएस के बाद 31 मार्च 2023 तक इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में एमबीबीएस परीक्षा 2 महीने लेट हो गई थी। वहीं तकनीकी गड़बड़ियों के चलते रिजल्ट 2 महीने की देरी से जुलाई में जारी हुआ। अब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की यूजी विंग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से मांग किया है कि नीट परीक्षा को देर से करवाने के लिए एनबीए से बात करे। मध्य प्रदेश की बात, तो कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि एग्ज़ाम लेट कराया गया और उसका रिजल्ट लेट दिया गया है। जो बच्चा अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, जो डॉक्टर अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनको अगली बार चांस मिलेगा 1 साल बाद। तो ओवरऑल जो है ये टेन्योर जो है वो बहुत बड़ा पीरियड होता है एक डॉक्टर के लाइफ में। वैसे इतनी बड़ी डिग्री है, 6 साल की, 6.5 साल की डिग्री। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक जंगली हाथी के शिकार का मामला सामने आया है, जहां पर पार्क के बफर जोन में जंगली हाथी को जहर खिलाकर शिकार किया गया। इतना ही नहीं, हाथी को मारकर जलाया भी गया। पनपथा के पास हाथी की चर्बी और हड्डियां मिली और इस मामले में आसपास के बसाहट के ग्रामीणों और पार्क के जमीनी अमले की मिलीभगत का आरोप है। वहीं जंगली हाथी के शिकार की घटना का वीडियो सामने आने के बाद पार्क के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। मौके पर अधिकारियों की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। जंगली हाथी के शिकार का ये मध्य प्रदेश में पहला मामला है। हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 1 माह पुराना मामला है। इतने बड़े जानवर को वहां पर मारा गया और उसको जलाया गया। इसके बाद अभी ओपन हो रहा है अदर सोर्सेस से,
पार्क अमला क्या करता है या फॉरेस्ट अमला क्या करता रहा, इतने बड़े जानवर की शिनाख्त नहीं कर पाए वो कि उसकी हत्या की गई है वहाँ पर। पुष्टि कराएंगे जांच दल एक भेजकर, और इसकी फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड द्वारा एक सर्च और वो पूरी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो विधिवत सैंपल कलेक्ट करके और फिर उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सागर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल केसली मंडी परिसर में दिगंबर स्व सहायता धान खरीदी केंद्र में किसानों से धान खरीदी के नाम पर करीब 38,000 बोरियों में भूसा भर दिया गया और खरीदी केंद्र के कर्मचारी भुगतान लेने की तैयारी में थे, लेकिन एक स्थानीय युवक ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा कर दिया। ये खबर IBC 24 ने भी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और धान की बोरियों में भूसा पाया गया। वहीं खरीदी केंद्र के संचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर और सर्वेयर सहित खरीदी केंद्र के कर्मचारी भाग निकले। जांच के बाद खाद्य अधिकारी की लिखित शिकायत के आधार पर केसरी थाने में समूह के सचिव मीना जैन, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक जैन और सर्वेयर प्रशांत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस जांच जारी होने की बात कह रही है। धान खरीदी के स्थान पे भूसे के संबंध में कि भूसे की खरीदी कर उसको बोरों में पैक किया जा रहा है, इस तरह की सूचना प्रथम रूप से हम लोग को प्राप्त हुई थी। 3 मुख्य आरोपी हैं जो स्वयं सहायता समूह की संचालिका है मीना जैन, पति नरेंद्र जैन, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक जैन और प्रशांत सिंह, इन 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नारायणपुर जिले में 2 जनवरी को 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। शहर में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था की कवायद में जुट गया है। सोमवार को नारायणपुर इंडोर ऑडिटोरियम में प्रशासन ने 68 गाँव के आदिवासियों के साथ शांति वार्ता की। बैठक में 68 गाँव के गायता, पखना, सरपंच, पटेल और पुजारी शामिल हुए, जिनसे कलेक्टर और एसपी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। तो उन लोगों से बातचीत में उन्हें विकास कार्यों को प्राथमिकता देने हेतु उनसे सहयोग की अपील की गई। साथ ही अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए वो हिंसा का सहारा ना लें, कानून को अपने हाथ में ना लें, ऐसा उनके साथ बातचीत में उनको कन्विंस किया गया। प्रत्येक 68 गांव के जितने भी सरपंच, गायता, पुजारी, पटेल, उन सबों को बुलाया गया था ताकि गांव में जो है किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और कुल मिलाकर के उनके विकास की बात की गई और शांति व्यवस्था कायम रहे। तो सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।